हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। हम लोगों ने एनसीईआरटी क्लास 6 और 7 का हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है और आज से एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। मैंने क्लास 6 और 7 के हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी का प्लेलिस्ट बना दिया है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग प्रीवियस वीडियोस को देखना चाहते हैं वहां से देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के वेबसाइट से आप एनसीईआरटी के बुक्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन। हाउ, व्हेन एंड वेयर। प्रारंभिक कथन। कैसे, कब और कहाँ। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है हाउ इंपॉर्टेंट आर डेट्स। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। देयर वॉज अ टाइम वेन हिस्टोरियंस वेयर फैसिनेटेड विद डेट्स। एक टाइम था जब हिस्टोरियंस, इतिहासकार, डेट्स से फैसिनेटेड रहते थे। उनके लिए डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। देयर वेयर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वेयर क्राउन्ड और बैटल्स वेयर फॉट। इतिहासकार आपस में ही डिबेट्स करते थे कि किस शासक को कब राजगद्दी पे बैठाया गया, कब कौन सा युद्ध लड़ा गया, कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ। इन्हीं तारीखों पर गर्मागर्म बहसें चलती थी। इन द कॉमन सेंस नोशन, हिस्ट्री वॉज सिनोनिमस विद डेट्स। नॉर्मली हिस्ट्री को डेट्स के साथ ही जोड़ा जाता है, एसोसिएट किया जाता है। हिस्ट्री का मतलब ही डेट्स माना जाता है। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। यू मे हैव हर्ड पीपल से, आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। इज सच अ कॉन्सेप्शन ट्रू। आपने भी लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में ये धारणा सही है? देखिए, हिस्ट्री को लोग बोरिंग मानते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि इसमें डेट्स याद करने पड़ते हैं। लेकिन क्या हिस्ट्री में सिर्फ डेट्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं, या हिस्ट्री से हमें दूसरी जानकारियां भी मिलती हैं? इस चैप्टर में हम इसी चीज को समझेंगे। हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट ऑकर ओवर टाइम। हिस्ट्री में डेट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे रेफरेंस के लिए कि ओवर द टाइम चीजों में क्या बदलाव आया। हिस्ट्री में हम लोग चेंजेस, परिवर्तन को समझते हैं। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल स्फेयर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, यानी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, हमें इनके बारे में पढ़ना होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वेयर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। जब हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, उसमें हमें हजारों साल के दरमियान जो परिवर्तन, चेंजेस आए हैं, उसे समझना होता है। आज से 100 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में क्या क्या परिवर्तन हो रहे थे, ये हमें समझना होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीजें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। As soon as we compare the past with the present, we refer to time. We talk of before and after. जब हम पास्ट को प्रेजेंट के साथ, यानी अतीत को वर्तमान के साथ कंपेयर करते हैं, तो हम बिफोर और आफ्टर में, यानी पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1947 में भारत आजाद हुआ। अब अगर हम उस समय के बारे में पढ़ेंगे तो 1947 के पहले यानी बिफोर में क्या चल रहा था हम समझेंगे, और 1947 के बाद यानी आफ्टर में क्या हुआ वो भी समझेंगे। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं,
हम समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। Living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us. Normally, हमारे डेली लाइफ में जब हम आसपास के चीजों को देखते हैं, तो हम क्वेश्चंस नहीं करते कि ऐसा अगर हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है, एक्सेट्रा। रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। We take things for granted as if what we see has always been in the world we inhabit. हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं, हम उन्हें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि ये चीजें हमेशा से ही हो रही होंगी। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वो हमेशा से ही ऐसा ही रहा हो। But most of us have our moments of wonder when we are curious and we ask questions that actually are historical. लेकिन कभी-कभी हम किसी चीज को देख के क्यूरियस होते हैं और तब हम सवाल पूछना स्टार्ट करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कब से हो रहा है, एक्सेट्रा। लेकिन हम सबके सामने कभी-कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। Watching someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder, when did people begin to drink tea or coffee? आप किसी को टी स्टॉल पे चाय पीते देखो और आपके माइंड में क्वेश्चन आए कि चाय पीने का चलन कब से शुरू हुआ है। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। Looking out of the window of a train, you may ask yourself, when were railways built and how did people travel long distances before the age of railways? कभी आप ट्रेन में बैठ के ट्रैवल कर रहे हो, तो आप क्यूरियस हो सकते हो कि रेलवे का निर्माण कब हुआ और रेलवे से पहले लोग दूर-दूर की यात्राएं कैसे करते थे। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में ये सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर-दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspaper began to be printed. सुबह जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तब आप क्यूरियस हो सकते हो कि जब न्यूज़पेपर नहीं था, तब लोगों को जानकारी कैसे मिलती थी। सुबह-सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीजों की जानकारी कैसे मिलती थी। All such historical questions refer us back to notions of time. ये जितने भी हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं, जैसे कब हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, कौन किया होगा, यानी व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ये सब क्वेश्चंस हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बैटल ऑफ बक्सर की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में सवाल आएंगे कि क्यों हुआ ये बैटल, किसके बीच में हुआ, कब हुआ। तो ये सारे क्वेश्चंस हमें उस समय की जानकारी प्राप्त करने को प्रेरित करते हैं। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइजली डेटेड इन टर्म्स ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर और ए मंथ। लेकिन हमेशा टाइम किसी पर्टिकुलर डेट, मंथ, ईयर में हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी कोई कोई प्रोसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलता है, तो उसको एक टाइम पे फिक्स नहीं किया जा सकता। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। Sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to processes that happen over a period of time. कोई कोई इवेंट ऐसे होते हैं जिनको आप डेट पे फिक्स कर सकते हैं, जैसे बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764 को घटित हुआ। यहाँ डेट, मंथ, ईयर सब फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ होती हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होती हैं, तो उसको आप डेट पे फिक्स नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज भारत की जो संस्कृति है, क्या वो किसी एक दिन में तैयार हो गया? नहीं, भारत की संस्कृति में परिवर्तन होता रहा है। तब आज जो संस्कृति है, वो एक लंबे अंतराल के परिवर्तन के कारण है।
तो हम इसमें कोई डेट नहीं फिक्स कर सकते। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। People in India did not begin drinking tea one fine day. They developed a taste for it over time. जैसे फॉर एग्जाम्पल, भारत के लोगों ने किसी एक पर्टिकुलर दिन चाय पीना नहीं शुरू किया। इसका स्वाद धीरे धीरे लोगों को पसंद आया। तो आप चाय पीने के डेट को फिक्स नहीं कर सकते। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जबान पर चढ़ा था। There can be no one clear date for a process such as this. इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was established, or the national movement started, or changes took place within the economy and society. अगर हम इंडिया पे ब्रिटिश रूल की बात करते हैं, तो हम कोई एक डेट नहीं फिक्स कर पाएंगे, क्योंकि ये तो ओवर द टाइम हुआ। बहुत सारे बैटल्स हुए, छोटे छोटे एरिया को कॉन्क्वेस्ट किया, और ऐसे करते करते ब्रिटिश रूल स्थापित हुआ भारत में। वैसे ही नेशनल मूवमेंट का कोई एक डेट फिक्स नहीं कर सकते हम। लोग जुड़ते गए और नेशनल मूवमेंट और स्ट्रांग होता गया। वैसे ही देश के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में जो परिवर्तन आया, वो किसी एक दिन में नहीं हुआ। ये परिवर्तन लंबे अंतराल में हुआ है। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, ये बताना भी संभव नहीं है। ऑल दीज थिंग्स हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम। ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती हैं। We can only refer to a span of time, an approximate period over which particular changes became visible. जब हम ब्रिटिश रूल, नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं, तो हम एक फिक्स डेट नहीं बता सकते। इसलिए हम इसमें एक अप्रोक्सीमेट पीरियड बता सकते हैं, जिसमें हमें बदलाव दिखाई देना शुरू हो जाता है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं, जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। Why then do we continue to associate history with a string of dates? तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? This association has a reason. इस जुड़ाव की एक वजह है। There was a time when history was an account of battles and big events. It was about rulers and their policies. देखिए, एक टाइम था जब हिस्ट्री को बैटल, बड़े बड़े इवेंट्स माना जाता था। राजाओं द्वारा लिए गए इंपॉर्टेंट पॉलिसीज को माना जाता था, क्योंकि इन बैटल्स ने, इन इवेंट्स ने, इन पॉलिसीज ने ही वो परिवर्तन लाए जो आज हम देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में हेमू अकबर को हरा देता, तो क्या मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश हो पाता? वैसे ही अगर बैटल ऑफ पलासी में ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती, तो क्या ब्रिटिश रूल एस्टैब्लिश हो पाता? ऐसे ही अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग के लिए फरमान ही नहीं मिलता, तो क्या वो चेंजेस आते जो आज हम देख रहे हैं? इसलिए बैटल्स के लिए डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज के लिए डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बड़े बड़े इवेंट्स के लिए डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। ये इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। Historians wrote about the year a king was crowned, the year he married, the year he had a child, the year he fought a particular war, the year he died, and the year the next ruler succeeded to the throne. इसलिए एक राजा राजगद्दी पे कब बैठा, उसकी शादी कब हुई, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, उसने कौन कौन से युद्ध लड़े और कब लड़े, उसकी कब मृत्यु हुई, और उसके स्थान पे कौन सा शासक आया, ये सब इतिहासकार लिखते थे, क्योंकि ऐसे ही इवेंट्स परिवर्तन लाते हैं। इतिहासकार ये लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वो कब मरा, और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। फॉर इवेंट्स सच एज दीज, स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड,
And in histories such as these, debates about dates continue to be important. ऐसे इवेंट्स के डेट्स हमें मिल जाते हैं क्योंकि हिस्टोरियंस इन डेट्स को लिखते थे और इन डेट्स का इंपॉर्टेंस भी बना रहता है। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। As you have seen in the history textbooks of the past 2 years, historians now write about a host of other issues and other questions. लेकिन हमने जब क्लास 6 और 7 में हिस्ट्री पढ़ा तो हमने देखा कि हिस्टोरियंस अब सिर्फ डेट्स पे फोकस नहीं करते, वे डेट्स के साथ साथ बहुत सारे दूसरे क्वेश्चंस पूछते हैं, दूसरे मुद्दे रेज करते हैं। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड, what they produced and ate, how cities developed and markets came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, and how cultures and society changed. पहले हिस्टोरियंस रूलर्स शासकों पे, युद्ध पे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स पे फोकस करते थे, मगर अब हिस्टोरियंस आम लोगों पे भी फोकस करने लगे हैं कि वे उस वक्त अपनी आजीविका कैसे चलाते थे, क्या उगाते थे, क्या खाते थे, नगर कैसे डेवलप हुए, बाजारों का विकास कैसे हुआ, नए नए किंगडम्स कैसे बने, नए नए विचारों का आदान प्रदान कैसे हुआ, कल्चर और सोसाइटी में कैसे कैसे चेंजेस आए। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। देखिए, इस इमेज में आप ब्राह्मण को देख सकते हैं जो ब्रिटानिया को शास्त्र यानी एंशियंट टेक्स्ट ऑफर कर रहे हैं। ब्रिटेन को एक फीमेल वॉरियर के रूप में दिखाया गया है, उसी को ब्रिटानिया कहते हैं। ब्रिटानिया ब्रिटिश पावर के सिंबल के रूप में थी और ये इमेज जेम्स रेनेल द्वारा बनाए गए पहले मैप के कवर पे था। तो इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट मैप किसने बनाया था। तो आपका आंसर होगा जेम्स रेनेल ने 1782 में। रेनेल वॉज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान। रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को बोला था हिंदुस्तान का मैप तैयार करने के लिए। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यहां से आपसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। एन enthusiastic supporter of British conquest of India, Renel saw preparation of maps as essential to the process of domination. जेम्स रेनेल ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट का सपोर्टर था। उसने मैप के प्रिपरेशन को जरूरी समझा ताकि ब्रिटेन का डोमिनेशन दिखाया जा सके भारत पे। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। The picture here tries to suggest that Indians willingly gave over their ancient text to Britannia, the symbol of British power, as if asking her to become the protector of Indian culture. देखिए, इस तस्वीर के द्वारा रेनेल ये जताने की कोशिश कर रहा है कि ब्राह्मण्स ने ब्रिटानिया को स्वेच्छा से एंशियंट टेक्स्ट भेंट कर दिए और ब्रिटानिया को भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए बोल रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हों। देखिए, इस इमेज में लिप्टन टी के एडवर्टीजमेंट को दिखाया गया है। ओल्ड एडवर्टीजमेंट्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ मार्केट्स फॉर न्यू प्रोडक्ट्स वेयर क्रिएटेड एंड न्यू टेस्ट्स वेयर पॉपुलराइज्ड। पुराने एड्स देख के हमें समझने में मदद मिलती है कि नए प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट कैसे तैयार हुआ और उन नए चीजों के लिए इंटरेस्ट किस प्रकार डेवलप हुआ। पुराने विज्ञापनों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। दिस 1922 advertisement of Lipton tea suggests that royalty all over the world is associated with this tea. 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया ये विज्ञापन
इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। In the background, you see the outer wall of an Indian palace, while in foreground, seated on horseback is the third son of Queen Victoria of Britain, Prince Arthur, who was given the title Duke of Connaught. देखिए, इस इमेज में एक पैलेस का दीवार देख रहे हैं हम। उसके सामने क्वीन विक्टोरिया का तीसरा पुत्र प्रिंस आर्थर बैठा है घोड़े पे। उसे ड्यूक ऑफ कनॉट भी कहते थे। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले कि ड्यूक ऑफ कनॉट किसे कहते थे। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है विच डेट्स आर इंपॉर्टेंट। कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण हैं। बाई व्हाट क्राइटेरिया डू वी चूज अ सेट ऑफ डेट्स एज इंपॉर्टेंट। हिस्ट्री में डेट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ डेट्स को हम कैसे इंपॉर्टेंट माने, कैसे चूज करें कि ये डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। द डेट्स वी सेलेक्ट, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इंपॉर्टेंट ऑन देयर ओन। कभी कभी जो डेट्स हम चूज करते हैं और हम उस डेट्स के अराउंड अतीत की व्याख्या करते हैं, वो डेट्स अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं होती। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इंपॉर्टेंट। वो डेट्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हम उन पर्टिकुलर इवेंट्स को इंपॉर्टेंट मानने लगते हैं जो उस डेट के अराउंड हुए थे। मान लीजिए किसी डेट को कोई शासक राजगद्दी पे बैठा, तो ये डेट अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हम अगर ये माने कि वो जो शासक राजगद्दी पे बैठा है वो इवेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके साथ जो डेट जुड़ा हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। If our focus of study changes, if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant. अगर हम उस शासक के राजगद्दी पे बैठने वाले इवेंट को इंपॉर्टेंट ना माने और किसी दूसरे इवेंट को इंपॉर्टेंट मानने लगे, तो फिर नए इवेंट का डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। Consider an example. In the histories written by British historians in India, the rule of each governor general was important. एक एग्जाम्पल से समझते हैं। भारत का सबसे पहले इतिहास ब्रिटिशर्स ने लिखा। जब ब्रिटिश हिस्टोरियंस भारत का इतिहास लिखेंगे, तो उनके गवर्नर जनरल्स इंपॉर्टेंट होंगे। उन्होंने जो काम किया वो इंपॉर्टेंट होगा। भारत के लोग उन इतिहासकारों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। These histories began with the rule of the first governor general, Warren Hastings, and ended with the last viceroy, Lord Mountbatten. इन ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जो इतिहास लिखा, उसमें उन्होंने फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के शासन से शुरू किया, जो थे वॉरेन हेस्टिंग्स, और एंड किया लास्ट वाइसरॉय माउंटबैटन के साथ। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन के साथ खत्म होते थे। In separate chapters, we read about the deeds of others: Hastings, Wellesley, Bentinck, Dalhousie, Canning, Lawrence, Lytton, Ripon, Curzon, Harding, Irwin। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। It was seemingly never-ending succession of governor generals and viceroys. इन इतिहासकार द्वारा जो इतिहास लिखा गया, उसमें केवल गवर्नर जनरल्स और वाइसरॉय ही छाए रहते थे। उनके द्वारा किए गए कामों को बताया गया, उनको ग्लोरीफाई किया गया।
इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वाइसरायों का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। All the dates in these history books were linked to these personalities, to their activities, policies and achievements. इन ब्रिटिश हिस्टोरियंस द्वारा लिखी गई हिस्ट्री की किताबों में जितने भी डेट्स थे वे सारे इन गवर्नर जनरल और वाइसरॉय से जुड़े हुए थे। इनके द्वारा बनाई गई पॉलिसी, लिए गए एक्शन से रिलेटेड डेट्स थे। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। इट वॉज एज इफ देयर वॉज नथिंग आउटसाइड देयर लाइव्स दैट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो। मतलब इन्होंने एक ऐसा सीन क्रिएट किया जहां ऐसा लगता था कि भारत में इनके अलावा और कुछ नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें जाननी चाहिए। ये ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइव्स मार्क्ड द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन गवर्नर जनरल और वाइस रॉय द्वारा जो काम किए गए वही हिस्ट्री का अलग अलग चैप्टर बन गया। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता है। कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन ए डिफरेंट वे? क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? अब सवाल ये आता है कि क्या हम अपना इतिहास अलग तरीके से नहीं लिख सकते? हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? हम गवर्नर जनरल के इतिहास में उन लोगों के इतिहास को कैसे समझे जो सोसाइटी का हिस्सा थे उस टाइम, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया ब्रिटिश हिस्टोरियंस द्वारा। व्हेन वी राइट हिस्ट्री और ए स्टोरी वी डिवाइड इट इनटू चैप्टर्स। जब हम कोई कहानी लिखते हैं तो उसको डिफरेंट चैप्टर्स में बांट देते हैं। आपने अगर नॉवेल्स पढ़ी होगी तो आपने नोटिस किया होगा ये चीज। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। वाई डू वी डू दिस? इट इज टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। देखिए, हम डिफरेंट चैप्टर्स में इसलिए बांट देते हैं क्योंकि हर चैप्टर में उस स्टोरी के कुछ लोग इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पे कहानी फोकस करती है। ऐसे ही हिस्ट्री के डिफरेंट चैप्टर्स में ऐसे ही कुछ लोग, कुछ इवेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें उन पे फोकस करना होता है। इट इज टू टेल a story in a way that makes some sense and can be followed. चैप्टर्स में बांटने का एक और रीजन होता है कि घटनाक्रम को आसानी से समझा जा सके। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग। चैप्टर्स में जब हम बांटते हैं तो उन कुछ इवेंट्स पे और उन कुछ लोगों पे हम फोकस करते हैं जिनके वजह से परिवर्तन आया है। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। इन दी हिस्ट्रीज दैट रिवॉल्व अराउंड द लाइफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स द एक्टिविटीज ऑफ इंडियंस सिंपली डू नॉट फिट, दे हैव नो स्पेस। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने जो गवर्नर जनरल के इर्द गिर्द इतिहास लिखा है उसमें भारतीयों के लिए कोई जगह नहीं है, उनके द्वारा किए गए कामों की कोई जगह नहीं है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहां कोई जगह नहीं होती। वॉट देन डू वी डू? तो फिर क्या किया जाए? क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री। अगर हमें भारतीयों पे आधारित, उनके काम पे आधारित इतिहास लिखना है तो हमें अपना इतिहास लिखना पड़ेगा भारतीयों पे फोकस करके। जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। दिस वुड मीन दैट द ओल्ड डेट्स विल नो लॉन्गर हैव द सिग्निफिकेंस दे अर्लियर हैड।
जैसे ही हम भारतीयों पे आधारित इतिहास लिखेंगे तो पुराने सारे डेट्स का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो। भारतीयों ने जो काम किए, जो एक्शंस लिए, जो पॉलिसी बनाई, वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा और इसी के साथ इनसे जुड़े डेट्स भी इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हाउ डू वी पीरियोडाइज। हम अवधियां कैसे तय करते हैं। इन 1817, जेम्स मिल, a Scottish economist and political philosopher, published a massive 3-volume work, A History of British India. 1817 में जेम्स मिल ने भारत का इतिहास लिखा और वो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था और पॉलिटिकल फिलोसोफर था। इस किताब का नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इन दिस ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। उसने इस किताब को 3 वॉल्यूम्स में बांटा और 3 पीरियड्स में बांटा, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। मतलब एंशियंट इंडिया को उसने बोला हिंदू काल, मिडिवियल इंडिया को बोला मुस्लिम काल और मॉडर्न इंडिया को बोला ब्रिटिश काल। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। दिस पीरियोडाइजेशन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ लुकिंग एट इंडियन हिस्ट्री। कालखंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? देखिए, इस किताब की सबसे बड़ी सीमा थी कि इतिहास के विभिन्न कालों का नामकरण ऐसा प्रतीत होता है कि सोची समझी योजना के तहत भारतीय इतिहास की कम्युनल व्याख्या की गई है और इसे हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में विभाजित किया गया है। हम हिंदू काल क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि प्रायः हिंदू काल जैसा नामकरण ब्राह्मण धर्म को केंद्र में रखकर किया गया है, किंतु हमें ज्ञात होना चाहिए कि प्राचीन काल में ब्राह्मण धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी अस्तित्व में रहे थे। फिर मुस्लिम काल क्यों नहीं? क्योंकि इतिहास बहुसंख्यक प्रजा से बनता है, ना कि अल्पसंख्यक शासक वर्ग से। और जहां तक शासक वर्ग का सवाल है, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि मुस्लिम शासकों के समानांतर हिंदू शासक भी शासन करते थे। और ब्रिटिश काल क्यों नहीं? क्योंकि अगर धर्म ही विभाजन का आधार था, तो फिर ब्रिटिश शब्द के बजाय क्रिश्चियन शब्द का इस्तेमाल ज्यादा उचित था। वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू डिफरेंट पीरियड्स। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? We do so in an attempt to capture the characteristics of a time, its central features as they appear to us. देखिए, हम इतिहास को अलग अलग कालों में इसलिए बांटते हैं क्योंकि एक काल, एक पीरियड में हम उन घटनाक्रमों को रखते हैं जिनमें सिमिलैरिटीज होती हैं, ताकि उनको अच्छे से कोरिलेट किया जा सके, समझा जा सके। इसकी भी एक वजह है, हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। So the terms through which we periodize, that is, demarcate the difference between periods, become important. देखिए, एक काल, एक पीरियड में सिमिलैरिटीज होती हैं, ये हमने समझा। तो इस वजह से इन कालखंडों को बांटते समय हम जो शब्द यूज करते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। यहाँ पे ऐसे नामकरण से प्रतीत होता है कि सोची समझी योजना के तहत भारतीय इतिहास की कम्युनल व्याख्या की गई है। इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। दे रिफ्लेक्ट आवर आइडियाज अबाउट द पास्ट। जब हम पीरियड्स को नाम देते हैं तो वो नाम हमारे आइडियाज, हमारे विचार उस काल को लेके कैसे हैं, ये दर्शाता है। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट।
ये नामकरण, ये टर्म्स एक पीरियड से दूसरे पीरियड में हो रहे परिवर्तनों के इंपॉर्टेंस को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटीज वेयर एट ए लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन दैन यूरोप। जेम्स मिल को ऐसा लगता था कि एशियन सोसाइटी की सभ्यता यूरोपियन सिविलाइजेशन से इंफीरियर है, पीछे है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। According to his telling of history, before the British came to India, Hindu and Muslim despots ruled the country. उसने जो इतिहास की व्याख्या की, उसमें उसने बताया कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले भारत में केवल हिंदू और मुस्लिम डेस्पॉट्स यानी हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों का ही शासन चलता था। उसके हिसाब से ब्रिटिशर्स बहुत अच्छे थे। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज एंड सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड सोशल लाइफ। उसके हिसाब से भारत में ब्रिटिशर्स के आने से पहले रिलीजियस इंटॉलरेंस था, जातिगत भेदभाव था और अंधविश्वास फैला हुआ था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। ब्रिटिश रूल, मिल फेल्ट कुड सिविलाइज इंडिया। मिल के हिसाब से ब्रिटिश रूल ही इंडिया को सिविलाइज बना सकता था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। टू डू दिस, इट वॉज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज इन इंडिया। सिविलाइज बनाने के लिए जरूरी था कि यूरोपियन मैनर्स यानी यूरोपियन शिष्टाचार यहाँ लागू किया जाए, यूरोपियन कानून और संस्थाएं यहाँ लागू की जाएं और यूरोपियन आर्ट्स को भारत में लाया जाए। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। Mill, in fact, suggested that the British should conquer all the territories in India to ensure the enlightenment and happiness of the Indian people. मिल ने सजेस्ट किया कि ब्रिटिश को भारत के सारे क्षेत्रों को कॉन्कर करना चाहिए और भारत के लोगों को एनलाइटन करना चाहिए, मतलब ज्ञान देना चाहिए, ताकि भारतीय लोग खुशी खुशी रह सके। मिल ने तो यहां तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। फॉर इंडिया वॉज नॉट केपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट ब्रिटिश हेल्प। उसको लगता था कि भारत बिना ब्रिटेन की मदद के प्रोग्रेस नहीं कर सकता। उसका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन। उसने जो इतिहास लिखा था, उसने ऐसा दर्शाया था कि ब्रिटिश रूल प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन यानी प्रगति और सभ्यता का प्रतीक है। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ डार्कनेस। ब्रिटिशर्स के भारत में आने से पहले अंधकार का दौर था। भारतीय लोग खुश नहीं थे। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। कैन सच अ कॉन्सेप्शन बी एक्सेप्टेड टुडे? क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? देखिए, हम बिल्कुल भी इसको स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि हमने देखा कि ब्रिटिश रूल ने भारत को और भारतीय लोगों को किस प्रकार का नुकसान पहुंचाया था। इन एनी केस, कैन बी रिफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? इनको क्यों हिंदू काल और मुस्लिम काल नहीं कहा जा सकता, हमने पीछे स्लाइड में ही इसको समझ लिया है। डिड नॉट अ वैरायटी ऑफ फेथ्स एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दीज पीरियड्स? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? इन सभी कालों में अलग अलग धर्मों के लोग साथ में रहते थे, तो किसी एक काल को हिंदू काल या मुस्लिम काल कहना उचित नहीं है। Why should we characterize an age only through the religion of the rulers of the time? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है?
हम इतिहास को शासक के धर्म के आधार पर कैरेक्टराइज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मुस्लिम शासक थे तो हिंदू शासक भी थे। To do so is to suggest that the lives and practices of the others do not really matter. अगर हम किसी शासक के धर्म के आधार पे एक पीरियड का नाम रख देंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम उन लोगों को महत्व नहीं दे रहे हैं जो उस टाइम पीरियड में रहा करते थे। अगर हम ऐसा करते हैं, इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। We should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith. हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एंशियंट टाइम्स में भी शासक अलग-अलग धर्मों को मानते थे, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। Moving away from the British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से जब हम अलग हटे और हिस्टोरियंस ने फिर कालखंडों का नामकरण किया, तो इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में बांटा, यानी प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में बांटा। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। दिस डिवीजन टू हैज इट्स प्रॉब्लम। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इट इज ए पीरियडाइजेशन दैट इज borrowed from the west, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity, science, reason, democracy, liberty and equality. ऐसे जो इतिहास के कालखंडों को बांटा गया, इसमें भी प्रॉब्लम्स आई। पहला तो ये कि एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न के नाम से जो बांटा गया कालखंडों को, ये समझ भी वेस्ट से ही आया था। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने अपने इतिहास को ऐसे ही बांटा था। और दूसरी प्रॉब्लम आई कि मॉडर्न का मतलब होता है साइंस, रीजनिंग यानी तर्क शक्ति, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी में प्रोग्रेस, जबकि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय लोगों को इनमें से कुछ भी नहीं मिला था। ना फ्रीडम था, ना लिबर्टी, ना ही इक्वलिटी। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। Medieval was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist. Medieval शब्द का मतलब है एक ऐसा समाज जिसमें मॉडर्न सोसाइटी के एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते हो, जैसे फ्रीडम, इक्वलिटी, लिबर्टी एक्सेट्रा। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट दिस कैरेक्टराइजेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ आवर स्टडी? क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? As you will see in this book, under British rule, people did not have equality, freedom और liberty. जैसा हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि ब्रिटिश रूल में लोगों के पास ना फ्रीडम थी, ना इक्वलिटी और ना ही लिबर्टी। जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। नॉर वॉज द पीरियड वन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। ब्रिटिश रूल के दौरान तो इकोनॉमी भी चौपट हो गई थी, कोई ग्रोथ नहीं था इकोनॉमी में, ना ही ये आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। मेनी हिस्टोरियंस देयरफॉर रिफर टू दिस पीरियड एज कॉलोनियल। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज कॉलोनियल। औपनिवेशिक क्या होता है? इन दिस बुक you will read about the way the British came to conquer the country and establish their rule, subjugating local नवाब्स and राजास। इस बुक में हम पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिश ने भारत को कॉन्कर किया और अपना शासन स्थापित किया, स्थानीय नवाबों को, राजाओं को अपने अधीनस्थ कर लिया। इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। You will see
how they established control over the economy and society, collected revenue to meet all their expenses, bought the goods they wanted at low prices, produced crops they needed for export, and you will understand the changes that came about as a consequence. हम ये भी समझेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी और सोसाइटी पे अपना नियंत्रण स्थापित किया। उन्होंने रेवेन्यूज कैसे कलेक्ट किए ताकि अपना खर्च चला सके। उनको जो सामान चाहिए होता था उसे वो लो प्राइस पे खरीदते थे। जिन क्रॉप्स को एक्सपोर्ट करना होता था वही उगते थे, फॉर एग्जाम्पल इंडिगो। और इन सबके वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़े वो भी हम समझेंगे। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी जरूरत की चीजों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए। You will also come to know about the changes British rule brought about in values and tastes, customs and practices. हम आगे के चैप्टर्स में यह भी पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिश रूल ने भारत के रीति रिवाजों में, वैल्यूज में, लोगों की पसंद नापसंद में बदलाव लाए। आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य, मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। When the subjugation of one country by another leads to these kind of political, economic, social and cultural changes, we refer to the process as colonization. देखिए, मान लीजिए कंट्री ए ने कंट्री बी पे नियंत्रण स्थापित किया और इस नियंत्रण के चलते कंट्री बी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में परिवर्तन आते हैं, तो उसे कोलोनाइजेशन, औपनिवेशीकरण कहा जाता है। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। You will, however, find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. देखिए, हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि ये जो परिवर्तन आ रहे थे, इस बदलाव को सबने एक जैसा एक्सपीरियंस नहीं किया। ये चेंजेस सबके लिए एक जैसे नहीं थे, क्योंकि जो एलीट क्लास को बिलोंग करता था और जो पुअर था, क्या आपको लगता है दोनों ने इन परिवर्तनों का एक जैसा अनुभव किया होगा? लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। दैट इज वाई द बुक इज कॉल्ड आवर पास्ट इन दी प्लूरल। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। देखिए, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, तो सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं, सबके अपने अपने अतीत है। इस वजह से इस किताब का नाम है हमारे अतीत। अगर आपको सबके इतिहास के बारे में जानना है तो आपको फोकस करके स्टडी करना पड़ेगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी नो। हम किस तरह जानते हैं कि उस वक्त क्या चल रहा था। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता था उसमें डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते थे और इन डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड रखा जाता था। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। वन इंपॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानने का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इंपॉर्टेंट। अंग्रेजों की यह मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। हर इंस्ट्रक्शन को, प्लान को, पॉलिसी डिसीजन को, एग्रीमेंट्स को, इन्वेस्टिगेशन को वे लोग लिखते थे, प्रॉपर रिकॉर्ड बना के रखते थे। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। वंस दिस वॉज डन, थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। ऐसे ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाने के वजह से और ऐसे हर छोटी से छोटी चीजों को लिखने के वजह से इन चीजों को बहुत अच्छे से स्टडी किया जा सकता था, उस पे डिबेट्स किए जा सकते थे।
ऐसा करने के बाद चीजों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स। ऐसे हर चीज लिखने के चलते और रिकॉर्ड बनाने के चलते एक कल्चर शुरू हुआ जिसमें मेमो, नोटिंग और रिपोर्ट्स एक हिस्सा बन गए एडमिनिस्ट्रेशन के। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। The British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved. ब्रिटिशर्स को भी ये एहसास हुआ कि सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स को संभाल के रखना जरूरी है। अंग्रेजों को भी ये लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। So they set up record rooms attached to all administrative institutions. उन्होंने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस में एक रिकॉर्ड रूम बनाया जहां पे वे अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करके रखते थे। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर्स ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट्स, द लॉ कोर्ट्स ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम्स। चाहे विलेज का तहसीलदार का ऑफिस हो या कलेक्ट्रेट हो या कमिश्नर का ऑफिस हो या प्रोविंशियल सेक्रेटरी का ऑफिस हो या लॉ कोर्ट्स हो, सबके अपने रिकॉर्ड रूम्स थे। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स वेयर आल्सो एस्टैब्लिश्ड टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स। कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस भी बनाए गए थे जहां पे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को संभाल के रखा जाता था, जैसे आर्काइव हो गया, म्यूजियम हो गया। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव्ड फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी कैन स्टिल बी रीड इन द आर्काइव्स। 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो लेटर्स, मेमोज एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जाते थे, उन लेटर्स को, मेमोज को हम आज भी आर्काइव्स में पढ़ सकते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। You can also study the notes and reports that district officials prepared or the instructions and directives that were sent by officials at the top to provincial administrators. हम उन नोट्स और रिपोर्ट्स को पढ़ सकते हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स द्वारा प्रिपेयर किया जाता था या फिर ऊंचे पदों पर बैठे ऑफिसर द्वारा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स को दिए गए इंस्ट्रक्शंस को भी हम पढ़ सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। In the early years of the 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphists, that is, by those who specialized in the art of beautiful writing. देखिए, 19th सेंचुरी के स्टार्ट में प्रिंटिंग की सुविधा नहीं थी, इसलिए इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी बनाने के लिए कैलीग्राफिस्ट को काम पे रखा जाता था। वे बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करके लिखते थे, फिर उन्हें म्यूजियम, आर्काइव में सेफ रखा जाता था। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी। उन्हें खुशन वीसी के माहिर लिखते थे। खुशन वीसी या सुलेखन वीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते हैं। बाय द मिडल ऑफ द 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceedings of each government department. 19th सेंचुरी के मिड में प्रिंटिंग की टेक्निक आ गई थी और डॉक्यूमेंट्स के मल्टीपल कॉपीज बनाना संभव हुआ। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाहियों के दस्तावेजों की कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्वेज बिकम इंपॉर्टेंट, सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकेम कॉमन
अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में सर्वे करना यानी सर्वेक्षण करना ब्रिटिशर्स बहुत जरूरी मानते थे। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। द ब्रिटिश बिलीव दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड। उन्हें लगता था कि अगर किसी जगह का प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो उस जगह की अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country. 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में पूरे देश में डिटेल्ड सर्वे किया गया ताकि ब्रिटिशर्स यहाँ के बारे में जान सके अच्छे से, तभी वे एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे अच्छे से। इन सर्वेस के बाद मैप बनाना भी आसान हो जाता। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वेज वेयर कंडक्टेड। गांव में रेवेन्यू सर्वेज यानी राजस्व सर्वेक्षण किए गए, क्योंकि इससे ब्रिटिशर्स को पता चल पाता कि कौन से गांव से कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सकता है। गांव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। The effort was to know the topography, the soil quality, the flora, the fauna, the local histories, and the cropping pattern, all the facts seen as necessary to know about to administer the region. दूसरे चीजों का भी सर्वे किया गया, जैसे टोपोग्राफी का, मिट्टी की क्वालिटी का, फ्लोरा फाउना का, स्थानीय इतिहासों का, क्रॉपिंग पैटर्न का, यानी कब क्या उगाया जाता है, यह भी पता लगाया गया सर्वे के द्वारा। अगर कहीं शासन करने के लिए आपको इतनी चीजें पता है तो आप इजिली वहां पे शासन कर सकते हैं। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। From the end of the 19th century, census operations were held every 10 years. 19th सेंचुरी के एंड में हर 10 साल में सेंसस जनगणना भी की जाने लगी। इससे ब्रिटिशर्स को फायदा ये हुआ कि उन्हें लोगों के बारे में भी पता चलने लगा। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। These prepared detailed records of the number of people in all the provinces of India, noting information on caste, religions and occupations. इन डिटेल्ड सेंसस के द्वारा ब्रिटिशर्स डिटेल्ड रिकॉर्ड्स रखते थे, जिसमें वे भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या का रिकॉर्ड रखते थे, कौन किस कास्ट का है ये इंफॉर्मेशन रखते थे, कौन किस धर्म को बिलोंग करता है और कौन किस ऑक्यूपेशन से जुड़ा हुआ है। तो ये सब उनको पता चलने लगा सेंसस के द्वारा। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। देयर वेयर मेनी अदर सर्वेस, बोटानिकल सर्वेस, जूलॉजिकल सर्वेस, आर्कियोलॉजिकल सर्वेस, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेस, फॉरेस्ट सर्वेस। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो अ लॉट, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। हमें कॉलोनियल टाइम के बहुत सारे रिकॉर्ड्स आज भी मिलते हैं और इनसे हम बहुत कुछ जान सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट्स ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए थे और ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल्स थॉट, व्हाट दे वेयर इंटरेस्टेड इन एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी। इन डॉक्यूमेंट्स में हमें उन ऑफिसर्स के माइंडसेट के बारे में जानने को मिलता है जो ये डॉक्यूमेंट्स बनाते थे
वे किन चीजों को लेकर इंटरेस्टेड थे, हमें इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी और बाद के लिए वे किन चीजों को बचाए रखना चाहते थे। These records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their actions. हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि ये रिकॉर्ड्स ब्रिटिशर्स द्वारा बनाए गए थे, तो इन रिकॉर्ड से हमें ब्रिटिशर्स के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन देश में दूसरे लोगों के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। वे क्या महसूस करते थे, ये समझने में भी हमें मदद नहीं मिलती। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। When we begin to search for these other sources, we find them in plenty, though they are more difficult to get than official records. हमें अगर लोगों के बारे में जानना है, तो हमें दूसरे सोर्सेस को ढूंढना पड़ेगा, और ऐसे बहुत से सोर्सेस हैं जिससे हमें लोगों के बारे में जानने को मिलता है, लेकिन इन सोर्सेस को खोजना थोड़ा मुश्किल काम है। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं, तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, accounts of pilgrims and travelers, autobiographies of important personalities, and popular booklets that were sold in the local bazaar. हमें लोगों द्वारा लिखी हुई डायरीज मिलती हैं। तीर्थयात्री और जो ट्रैवलर्स आते थे, उन्होंने जो चीजें लिखी, वो भी हमें प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की जो ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी, वो भी हमें प्राप्त होता है। लोकल बाजार में जो बुक्स पाए जाते थे, इन सब सोर्सेस से हमें उस वक्त के लोगों के बारे में जानने को मिलता है। वे कैसा महसूस करते थे, ये भी जानने को मिलता है। इस लिहाज से लोगों की डायरिया, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। As printing spread, newspapers were published and issues were debated in public. जब प्रिंटिंग प्रेस आया, तो न्यूज़पेपर्स छापे जाते थे। न्यूज़पेपर के द्वारा जो इश्यूज होते थे, वे लोगों को अब पता चलने लगा, तो विभिन्न मुद्दों पे लोगों में डिबेट्स भी होने लगे। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। Leaders and reformers wrote to spread their ideas. Poets and novelists wrote to express their feelings. लीडर्स और रिफॉर्मर्स अपने विचारों को फैलाने के लिए लेख लिखते थे, और कवि और नोवेलिस्ट अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लेख लिखते थे। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। All these sources, however, were produced by those who were literate. लेकिन इन सोर्सेज में हमें जो चीजें प्राप्त होती हैं, वे सिर्फ उन्हीं के द्वारा रची गई जो पढ़े लिखे होते थे, लिटरेट होते थे। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। फ्रॉम दीज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल्स एंड द पीजेंट्स, द वर्कर्स इन द माइंस और द पुअर ऑन द स्ट्रीट्स। इन सोर्सेस से हमें उन लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त होती थी जो पढ़े लिखे थे, लेकिन जो ट्राइबल्स थे, जो किसान थे, जो खदानों में काम करते थे, सड़क पर रहने वाले व्यक्तियों के जीवन के बारे में जानने को हमें नहीं मिलता। इनसे हम ये पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। गेटिंग टू नो अबाउट देयर लाइव्स इज ए मोर डिफिकल्ट टास्क। उनके जीवन के बारे में हम कम जानते हैं। वे क्या सोचते थे, उनकी क्या डिमांड्स थी, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स थी, ये सब जानना थोड़ा कठिन काम है। उनके जीवन के बारे में जानना और भी कठिन काम है। येट दिस कैन बी डन इफ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट। लेकिन हम अगर कोशिश करें, तो ये सब भी हम जान सकते हैं। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें, तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। देखिए, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया को
1920s में बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। When New Delhi was built, the National Museum and the National Archives were both located close to the Viceregal Place. देखिए, जब न्यू दिल्ली का निर्माण हुआ, तो नेशनल म्यूजियम और नेशनल आर्काइव्स को वाइसरॉय के पैलेस के पास बनाया गया। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ, तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वाइसरॉय के निवास के नजदीक बनाए गए थे। This location reflects the importance these institutions had in British imagination. ये लोकेशन इन इंस्टीट्यूशंस के इंपॉर्टेंस को दर्शाता है कि वे अपने रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स को कितना इंपॉर्टेंट मानते थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। इस इमेज में रिवोल्ट ऑफ 1857 को दिखाया गया है। Images need to be carefully studied for they project the viewpoint of those who create them. जब हम कोई इमेज देखते हैं, तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उस इमेज को किसने बनाया है, क्योंकि वो अपने पर्सपेक्टिव से, अपने माइंडसेट से बनाएगा। तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। This image can be found in several illustrated books produced by the British after the 1857 rebellion. ये इमेज 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश द्वारा बनाए गए बहुत सारे किताबों में मिलती है। देखिए, यही वो इमेज है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में ये तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। द कैप्शन एट द बॉटम सेज म्यूटिनियस सिपॉयज शेयर द लूट। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। In British representations, the rebels appear as greedy, vicious and brutal. अंग्रेजों की नजर में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। लेकिन हम जानते हैं कि यह सच नहीं है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।